देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे प्रधानमंत्री जब नीदरलैंड जा रहे थे तो उसके जस्ट पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर्स का उल जलूल बयान आ गया। और वो बयान कुछ इस प्रकार था कि हमको भारत में माइनॉरिटीज की बड़ी चिंता है। यूरोप में सबको माइनॉरिटीज की बड़ी चिंता है, सबको बड़ी चिंता है। ये यूरोप के सारे देश आज, बल्कि ट्विटर पे मेरी किसी से थोड़ी बहस भी हुई, ये बार बार कहते हैं कि दुनिया में सारी बदमाशी, सारी अय्याशी, सारी लूट, सारी गुंडागर्दी का जो अड्डा है वो यूरोप। तो पूरे दुनिया में जितने कष्ट आए हैं, चाहे एशिया को लूटा, अफ्रीका को लूटा और अमेरिका को लूटा, जो एबोरिजिनल्स थे, जो मूल निवासी अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड, हर जगह खत्म कर दिए, काट डाले। ये बुझा दो तो ये बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे बंद कर दो। तो ऐसी लूटपाट बचाई इन लोगों ने साहब। अब ये दुनिया को ज्ञान देते हैं, फ्रीडम पे देते हैं, लिबर्टी पे देते हैं, मीडिया पे देते हैं, माइनॉरिटी पे देते हैं। तो उसके बाद जाहिर है कि फिर हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसने एक लंबा चौड़ा बयान देके उनको कह दिया कि साहब जानकारी की कमी है, अज्ञानी लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, बुरा मानने की बात नहीं। अच्छा, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि भाई जो जीसस क्राइस्ट जो मर के जिंदा हुए थे, जो रिसरेक्शन हुआ था, उस जमाने से ईसाई यहाँ आ गए। मोहम्मद साहब की जिंदगी में मुसलमान यहाँ आ गए। और एक बहुत बड़ी उन्होंने बात कही साहब, उन्होंने कहा कि भारत इकलौता देश है पूरी दुनिया में जहां माइनॉरिटीज की जनसंख्या बढ़ रही है, कई गुना हो गई है। पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज की जनसंख्या कम होती है, सब जगह कम होती है। मतलब वो कहीं भी है, कोई भी हो, जो माइनॉरिटीज उनकी जनसंख्या कम होती है, जो ओरिजिनल माइनॉरिटीज होती है। पर भारत एक ऐसा देश है जिसमें माइनॉरिटीज की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब क्या बताते हैं यार, यूरोप में आने से पहले क्रिश्चियनिटी भारत में आ गई, इस्लाम भारत में आ गया हजरत मोहम्मद के जीवन काल में ही। हमने सबको शरण दी। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश है यहां यहूदियों को कभी नहीं सताया गया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सबसे ज्यादा यहूदियों को ईसाइयों ने सताया है। हिटलर कट्टर ईसाई था, तो सबसे ज्यादा यहूदियों को ईसाइयों, और ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर यहूदियों को टॉर्चर ना किया गया हो। जब शेक्सपियर लिखता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसका जो वो कैरेक्टर है शाइलॉक, जो विलन है, तो पूछता है ना, कहता है कि इफ यू कट मी डू आई नॉट ब्लीड, यदि तुम मुझे काटते तो क्या मेरे खून नहीं बहता? सिर्फ इसलिए कि मैं यहूदी हूं मुझको तुम लोगों ने विलन बना रखा है। तो यहूदी तो दुनिया, मतलब ईसाइयों के सबसे बड़े विलन थे। और बड़ी मजेदार बात यह है कि मतलब मेरी समझ के बाहर है, जैसे कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को यहूदियों ने मारा। अरे जीसस क्राइस्ट को रोमन्स ने मारा। जीसस क्राइस्ट खुद ही यहूदी थे। उनके जीसस क्राइस्ट के जीवन काल में क्रिश्चियनिटी नाम की चीज नहीं थी, ईसाइयत चीज ही नहीं थी। उनके जाने के कितने सौ साल बाद आपने पूरा एक बाइबल बनाकर और एक ईसाइयत को शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि जीसस तो खुद ही यहूदी थे, अगर थे तो खुद ही यहूदी थे। उनको सलीब पे ठोकने वाले यहूदी नहीं थे, सलीब पे ठोकने वाले रोमन एम्पायर था। चलिए, तो दुनिया को ज्ञान देते हैं, देते रहे, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, सोचिए अगर अपना विजिट कैंसिल कर देते तो क्या होता। लेकिन मोदी में धैर्य बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद अपना विजिट ही कैंसिल कर देता कि हम साहब आपके यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और आप हमारे देश के बारे में आयमा शायम बोल रहे हैं कि हमें माइनॉरिटीज की बड़ी चिंता है, हमको मुसलमानों की बड़ी चिंता है, हमको मीडिया की बड़ी चिंता है। तो लेकिन जैसा कि आपने देखा है, मोदी में धैर्य बहुत ज्यादा है, पहुंच गए। अब आप ये भी पूछेंगे क्यों पहुंच गए साहब, बड़ी बहुत ढेर सारे वहां पे उन्होंने काम थे। और देखिए हो क्या रहा है कि जैसे चाइना है, उसने एक मन बनाया है कि अमेरिका जहां जहां दुनिया में लड़ता है लड़ने दो। हम, उसने तो 50 साल से कोई युद्ध लड़ा नहीं, वो सिर्फ अमेरिका को लड़ते देख रहा है। कभी ईरान में, कभी इराक में, कभी सीरिया में, कभी वियतनाम में, कभी अफगानिस्तान में। लड़ते रहो, तुम अपने को कमजोर करते रहो, अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करते रहो, हम बैठे बैठे अमीर हो रहे हैं। और धीरे धीरे चाइना वहां तक पहुंच गया जहां वो अमेरिका की आंख में आंख डालकर देखने लगा। मोदी दूसरा काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि आने वाली जंग अब ये एनर्जी के लिए होगी, तेल के लिए होगी, गैस के लिए होगी, एलपीजी एलएनजी के लिए होगी, सोलर रिसोर्सेस के लिए होगी, सेमीकंडक्टर्स के लिए होगी, चिप्स के लिए होगी, एआई के लिए होगी। तो वो उनका एक अलग ट्रिप चल रहा है। उनको लग रहा है कि भाई दुनिया आपस में उलझी हुई है,
और वैसे भी मैं आपसे बहुत बार, कम से कम 1.5-2 साल से कह रहा हूं कि आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री डी फैक्टो वास्तविक प्रधानमंत्री अमित शाह है। देश वही चला रहे, देश वही चला रहे। नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में चुनाव भी जिता रहे हैं, तो यूपी भी आ रहे हैं, तो सब कुछ देख रहे हैं वो। मोदी तो ज्यादातर फाइनेंस देख रहे हैं या फिर विदेश देख रहे हैं। तो साहब ये नीदरलैंड पहुंचे। अब नीदरलैंड पहुंचने के कई कारण थे। पहले छोटा कारण लेते हैं। छोटा कारण इस तरह समझें कि भाई जो नीदरलैंड है वो नॉर्थ सी के पास है। नॉर्थ सी आप समझिए कि दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक है। मतलब मैं आपको नीदरलैंड का मैप दिखा रहा हूं, आप इसे देखें कि ये दुनिया के सबसे ये आपको नीदरलैंड नजर आ रहा है नॉर्थ सी के पास। तो ये सब बड़ा अटलांटिक ओशन का हिस्सा है और बड़ा ही डेंजरस सी है। तो नीदरलैंड को समुंदर में रहना आ गया। आपको मालूम है कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो सी लेवल से नीचे है, जो समुद्री लेवल से नीचे है। ऐसा नहीं कि नीदरलैंड इकलौता देश है, इजराइल भी है, जॉर्डन भी है डेड सी में, अजरबैजान भी है कैप्सन सी में, पर वो सब इतनी दिक्कत वाली। नीदरलैंड के लिए बहुत दिक्कत है सब। नॉर्थ सी में रहना, वो भी सी लेवल से नीचे रहना, मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के। तो कहते हैं ना कि जरूरत आविष्कार की जननी होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नीदरलैंड ने इस समुद्री खतरे से बचने और इसमें रहने पे मास्टरी हासिल कर ली। फ्लड कंट्रोल, सी कंट्रोल, और हमारे यहाँ भी फ्लड कंट्रोल की बहुत जरूरत है। तो प्रधानमंत्री वो भी देखने गए कि भाई फ्लड कंट्रोल कैसे होता है, क्या होता है। नीदरलैंड का उन्होंने पूरा फ्लड कंट्रोल सिस्टम देखा। लेट मी शो यू द पिक्चर। एक ये देखें, ये डेल्टा वर्क्स कहलाता है, बल्कि इसको दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक कहा जाता है। चलिए ये बड़ी बात है, लेकिन नीदरलैंड क्या सिर्फ इसलिए गए? नहीं, नीदरलैंड जाने का एक और बहुत बड़ा कारण था। उन्हें मालूम है कि आने वाला, अब देखिए ना, सेमीकंडक्टर्स को लेके होड़ मची हुई है। सेमीकंडक्टर्स को लेके, रेयर अर्थ को लेके, चिप्स को लेके, सोलर एनर्जी को लेके एकदम मारम मार है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स क्या सबसे ज्यादा ताइवान बना रहा है। पर क्या ताइवान ही बना रहा है? मतलब सारी दुनिया की जैसे एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, उसको कहते हैं बॉटल नेक, वहां जाके ईरान ने पूरी दुनिया को चोक कर दिया। उसी तरह जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात होती है, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे कार हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपकी डिफेंस के मिसाइल्स हो, उन सब में जो सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, उसका बॉटल नेक जो है वो नीदरलैंड में। और मैं बात कर रहा हूं ASML कंपनी की। तो ये सब बड़ी कंपनी है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है साहब? ये पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर्स की जान है। अगर आप देख रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री लगातार सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाने पे इतना जोर दे रहे हैं, पर सेमीकंडक्टर तो बाद में आता है। उसके पहले जो सिलिकॉन वेफर्स होते हैं, जिन सिलिकॉन वेफर्स पे आप आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिछाते हैं, वो सब यहीं बनते हैं, सब यहीं बनते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं इस कंपनी की खास बात। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग ताइवान की, वो सब इसके ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि भाई इनके पास एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी टेक्निक है, जिसके जरिए इन सिलिकॉन वेफर्स पे आईसीज लगाए जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिछाए जाते हैं। और ये काम से नीदरलैंड, मतलब ये सोच के थोड़ी हैरत होती है। आप देखें कि एक छोटे से देश में पूरी दुनिया के साइंस को उसी तरह उसकी गर्दन पकड़ने की क्षमता है जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल के मुद्दे पे पकड़ रखी। एक छोटी जगह ये बंद हो जाए तो आपका वो इंटेल और आपका ये ताइवान वाला, ये सब गड़बड़ा है। ये लोग हैं जो आपको अपने यहाँ ईवीएम, ये अल्ट्रा वायलेट मशीन से ये आपको लिथोग्राफी करके वो सिलिकॉन वेफर्स दे रहे हैं, जिसके ऊपर आप सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर्स बनाने में ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक है ना कि बेमतलब बिना मकसद नहीं मोदी टहल रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी और इनकी टीम को लगता है कि। फिर साहब नीदरलैंड में एक काम और हुआ मैंने देखा। नीदरलैंड में आपने तामपत्र 21 बड़े और 3 छोटे तामपत्र आपको नीदरलैंड से वापस किए गए। तो ये देखें आप, रिंग में थे, और ये रिंग का भी सामना आप देखें, ये रिंग है। तो ये अच्छा चलिए, इसमें तमिल में लिखा हुआ आप देखें, इसमें जो लिखा है वो तमिल में लिखा हुआ है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस जिसको कहते हैं। अब इसमें एक बात ये भी आती है साहब
कि साहब हमारे तामपत्र नीदरलैंड में कर क्या रहे। इंग्लैंड में जाइए तो वहां पे जो लंदन का जो म्यूजियम है, कहते दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार, केवल लंदन नहीं, पूरे यूरोपियन चोर है, पूरे यूरोपियन चोर है। आपको बताऊं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आप बात सुनते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसके मॉडल पे बनी थी आपको मालूम है? यही नीदरलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत को लूटने आ गई थी। हालांकि आते ही वहां पे उनको पता चला यहाँ पुर्तगालियों का कब्जा है, तो पहले वो पुर्तगालियों से लड़े, नागपट्टिनम और ये मालाबार और कोचीन, ये सब इन्होंने पुर्तगालियों से जीता। बाद में इनको त्रावणकोर के जो राजा थे मार्तंड शाह, उन्होंने 100 साल बाद हराया, जिसे कहना चाहिए 18वीं शताब्दी के 1759 में इनको हराया। पहले मार्तंड शाह ने हराया, जब कमजोर हो गए तो अंग्रेजों ने लात मार के भगा दिया। तो लूटने की कोशिश, ऐसा यूरोप में कोई देश बहुत बहुत कम बचे होंगे जिन्होंने हमको लूटने की कोशिश नहीं की। डच भी आए, फ्रेंच भी आए, ब्रिटिश तो आए ही, स्पेनिश भी आए, पोर्चुगल भी आया, मतलब कोई बचा नहीं, सबने अपनी ताकत आजमा ली हमको लूटने के लिए। वो अलग बात है, अंग्रेज बहादुर सबसे काहियां, सबसे मक्कार थे, वो सबसे देर तक टिके रहे। तो अच्छा, दूसरी बात देखिए, इन ताम पत्रों को वापस लाने का एक मकसद और भी है, एक बड़ी बात है। ये ताम पत्रों में आपको राजेंद्र चोल प्रथम, उन्होंने साहब जो श्री विजय किंगडम था सुमात्रा में, इंडोनेशिया में, उसके साथ जो राजेंद्र चोल के जो पिताजी थे राजराज चोल, उन्होंने एक संधि की थी। उसी संधि के बारे में ये राजेंद्र चोल साहब लिख रहे हैं कि हमें ये संधि स्वीकार है, और ये बताती है कि साहब मलक्का तक पूरे इलाके में हमारा कब्जा था। राजेंद्र चोल साहब निकोबार पे बेस बना के मलक्का तक राज कर रहे थे। तो अभी जो ये मलक्का, देखिए चीजें कैसे कड़ी जोड़ती है। आज जब चारों तरफ हल्ला मच रहा है कि साहब जैसे हॉर्मूज को सीज किया, चोक किया, कल को हम मलक्का को चोक कर सकते हैं। कहां पे? निकोबार पे बेस बना के कर सकते हैं। राजेंद्र चोल ने यही किया था, निकोबार पे बेस बना के मलक्का तक राज किया था। हम कल बता सकते साहब हमारा तो ये पुराना राजपाट है, हमें तो कोई रोकने वाला नहीं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप हिस्टोरिकल उसके परिदृश्य से बात करते हैं, तो इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन जब मैं इस तरह बाहर चोरी गए सामान को देखता हूं तो मुझे दुख बहुत होता है। मुझे बार बार याद आता है कि यूरोप की कंट्रीज ने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा। अफ्रीका को जी भर लूटा, भारत को जी भर लूटा, चीन को जी भर लूटा, मिडिल ईस्ट को जी भर लूटा, अमेरिका को लूटा, ऑस्ट्रेलिया को लूटा, न्यूजीलैंड को लूटा, कुछ नहीं छोड़ा। ये लुटेरे हैं, इनसे कुछ नहीं बनता। अभी देखिए, एक ट्रंप ने धमकी दे दी, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन आके हमारे यहां खड़ा हो गया। मुझे कहने में देखिए थोड़ा भद्दा लगता है, बुरा लगता है, पर जितने कमिश्नर थे यूरोपियन यूनियन के, प्रेसिडेंट फलाने ढिगाने, सब आके लाइन से खड़े हो गए। पूरा ग्रुप बना के आए थे 18-19 आदमी। तो हिम्मत अब, लेकिन ठीक है, एक समय था। और जब आपने अच्छा, एक बात और भी आती, कभी आपने सोचा कि इस्लामी योद्धा क्यों दुनिया जीतते चले गए? भाई इस्लाम जो था वो मिडिल ईस्ट के उस हिस्से में था जहां अनाज नहीं उगता था। लड़ने के अलावा, लूटने के अलावा मुसलमानों के पास और कोई चारा नहीं था। यही हाल यूरोपियंस का था, ये किसी काबिल नहीं थे लड़ने और लूटने के अलावा। रोमन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद यूरोप के पास सिर्फ लूटने, रोमन एम्पायर भी क्या कर रहा था? वो भी तो घूम घूम के लूट ही रहा था। ये लुटेरे हैं। किसी दिन इस पर एक लंबी बहस करेंगे, क्योंकि मेरा बार बार इस पे थोड़ा से मेरे जज्बात उभरते हैं जब मैं यूरोप की लूट की बात करता हूं। मेरा प्रधानमंत्री इसके बाद स्वीडन जा रहे हैं। वहां अपना वहां भी स्वीडन इज नोन फॉर ग्रीन एनर्जी। वो आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गया, बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया, क्लीन स्टील हो गया। क्लीन स्टील मतलब वो स्टील बनाने का वो तरीका जिसमें कार्बन एमिशन बहुत कम हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सब उसमें। लेकिन बड़ी बात क्या है, एक चीज और है, स्वीडन आज की तारीख में समझिए दुनिया के जो 3 देश सबसे आगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें एक स्वीडन है। 6G पे अगर कहीं काम हो रहा है फोन्स की, तो वो स्वीडन है। तो फिर समझे कि ये भी एक फालतू विजिट नहीं है, मतलब एक बड़ा, जिसे कहना चाहिए स्ट्रैटेजिक दौरा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है।
अच्छा, स्वीडन के बाद वो पहुंचेंगे साहब नॉर्वे। नॉर्वे भाई, नॉर्वे जाने वाले वो 45 साल में पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अब वहां तो आपको बहुत कुछ सौदा है, एलपीजी है, नेचुरल गैस है, विंड एनर्जी, तमाम चीजें। चलिए मान लिया ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह। ग्रीन हाइड्रोजन आजकल एक नया कंसेप्ट चला है, क्योंकि भाई जब आप हाइड्रोजन को पानी से निकालते हैं, जिसे कहना चाहिए ना हाइड्रोजन H2O होता है, तो पानी को स्प्लिट करके, H2O को स्प्लिट करके कार्बन ये हाइड्रोजन निकालते हैं, तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन माना जाता है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखें कि वहां वो जा रहे हैं, नॉर्वे क्यों जा रहे हैं? नॉर्वे जा रहे हैं, वहां पे इंडिया नॉर्डिक समिट है। व्हाट इज इंडिया नॉर्डिक समिट? ये तीसरी है, थर्ड। पहली स्वीडन में हुई, दूसरी डेनमार्क में हुई, और अब नॉर्वे में हो रही। अभी नॉर्डिक कंट्रीज हैं क्या? अब कभी कभी मैं सोचता हूं, मुझे इतना आश्चर्य होता है, ये प्रधानमंत्री, आप सोचिए हमारे किसी प्रधानमंत्री ने सोचा कि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ देशों का एक समूह। कैसे देश? नॉर्डिक देश। कौन है नॉर्डिक देश? खुद ही देख लीजिए आप, जरा नॉर्डिक देश की लिस्ट देखिए। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। अब जरा इनको नक्शे पे देख लीजिए, मतलब इनका भारत से क्या लेना देना। एकदम बाएं हाथ पे आपको ये भगवा कलर में आइसलैंड नजर आ रहा है, फिर आपको ग्रीन कलर में नॉर्वे नजर आ रहा है, येलो कलर में स्वीडन नजर आ रहा है, ये बैगनी कलर में आपको देखिए, मतलब ये आपको फिनलैंड नजर आ रहा है, नीचे आप देखिए डेनमार्क नजर आ रहा है। इन देशों का हमसे क्या लेना देना? लेकिन सही साहब, इंटरनेशनल शिपिंग में, पोर्ट्स में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, आप सोच कर देखें कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा संपन्न, दुनिया के सबसे ज्यादा सफल, दुनिया के सबसे ज्यादा शांत देश कहलाते हैं, सबसे ज्यादा खुश देश कहलाते हैं। और इन सारे देशों ने एक समूह बनाकर भारत के साथ, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ ये दुनिया के सबसे सफल देश, एक एक समिट हो रही है 3 साल से। आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। इनको क्या जरूरत है भारत के साथ इस तरह इंगेज करने की? इससे पहले तो कभी नहीं इंगेज किया, लेकिन मोदी 3 साल से इनके लिए कर रहा है। बड़ी बात है साहब। अच्छा, उसके बाद इटली जाएंगे। इटली से तो खैर साहब हमारे बहुत ढेर सारे संबंध है, आप जानते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तो आप इस समय जब पूरी दुनिया में एक आग लगी हुई है, तो मोदी उसका फायदा उठा के देश के लिए नंबर 1 टेक्नोलॉजी और नंबर 2 एनर्जी, इन दोनों के लिए व्यवस्था कर रहा है बंदा। मतलब वो गुम गुम की इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमको साहब आगे दिक्कत ना आए। अच्छा, जो इनके जो प्रधानमंत्री हैं, वैसे तो उन्होंने मोदी जी का बड़ा, जहां मैं अभी आपको बता रहा था, अभी मुझे प्रॉम्प्ट किया मेरी टीम ने, मैं कि बता रहा था कि वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने आया वहां शायद बोल दिया था भारत के लिए, और हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनको स्नब भी कर दिया। हालांकि उन्होंने स्वागत मोदी जी का बहुत अच्छे से किया, बहुत प्यार से स्वागत भी किया, उन्होंने भी किया, वहां के राजा रानी भी किया, उनको बड़ा साफ सम्मान मिला। ठीक है, बढ़िया बात है। और इनके जो प्रधानमंत्री हैं, पहले ओपनली अपने आप को गे डिक्लेयर किए हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत लिबरल हैं, बहुत लिबरलिज्म की ये जो रॉब जेटन है, ये एक मिसाल है। और ये घबराए इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके सामने कौन बैठा है? इनके सामने गिल्ड बिल्डर्स बैठा हुआ है, और जो आदमी खुलेआम इस्लाम को खत्म करने की बात करता है, तो इनको चुनौती मिल रही है गिल्ड बिल्डर्स से, इसलिए और ज्यादा हाइपर लिबरल हो जाते हैं। लेकिन इनका जो रंग ढंग और जो इनका अंदाज है, मुझे बहुत कुछ जस्टिन ट्रूडो से मिलता नजर आता है। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इनका जो फेट होगा वो भी जस्टिन ट्रूडो जैसा ही होगा। बहरहाल, तो दैट वाज ऑल अबाउट मोदीज विजिट्स, और आगे भी अभी होती रहेगी, हम इनके बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन हमको ये बात बढ़िया लगी, मतलब हमारे देश में भी कई लोग हमसे पूछने लगते हैं कि भाई, अभी कल मुझसे कोई कह रहा था कि साहब चारों तरफ आग लगी हुई है और मोदी जी यूरोप घूमने चले गए। घूमने नहीं गए यार, घूमने नहीं गए। द मैन इज एक्चुअली वर्किंग, और वो एक भी जगह फालतू नहीं जा रहे हैं, हर जगह से आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सुनिश्चित कर रहे हैं।